this is Isha Parveen and you are watching my classes Smart Biology. स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डार्क रिएक्शंस के बारे में। हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शंस या अंधकार अभिक्रियाएं, किस तरह से प्लांट के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। अब हम पढ़ते हैं डार्क रिएक्शंस के बारे में। डार्क रिएक्शन प्लांट में कहाँ होती हैं और किस तरह से होती हैं। सो लेट्स गो। करते हैं डार्क रिएक्शंस या अंधकार अभिक्रियाएं। हम थोड़ा सा पहले जो हमने पढ़ा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म हम यहाँ पढ़ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को या उसकी प्रोसेस को दो स्टेप्स में डिवाइड किया गया है या दो स्टेप्स में ये रिएक्शंस होती हैं। एक होती है जिन्हें कहते हैं लाइट रिएक्शंस या प्रकाश अभिक्रिया। लाइट रिएक्शन या प्रकाश अभिक्रिया इसलिए कहलाती है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन लाइट। ये पूरी तरह से प्रकाश की उपस्थिति पर निर्भर करती है। अगर लाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगी। जब हमने लाइट रिएक्शंस की बात की है तो हमने वहां पर बात की कि जो लाइट होती है मींस जो सोलर एनर्जी होती है या फिर सौर ऊर्जा होती है, उस सौर ऊर्जा को ट्रैप किया जाता है। ट्रैप कौन करता है? क्लोरोफिल या फिर अदर पिगमेंट्स। ये हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ हम इसको शॉर्ट में एक बार रिव्यू ले रहे हैं। तो जो लाइट है इसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? क्लोरोफिल। और इस लाइट एनर्जी को यूज करते हुए क्या बनाई जाती है? एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर या स्वांगीकारी क्षमता। तो ये जो एसिमिलेटरी पावर या स्वांगीकारी क्षमता है ये क्या करेगी? एसिमिलेशन करेगी। एसिमिलेशन किसका होगा? CO2 का। एसिमिलेटरी पावर कौन बनी है यहाँ पर? एक तो है ATP और एक क्या होती है? NADPH प्लस H+। NADPH प्लस H+ इज ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग पावर। इसे रिड्यूसिंग पावर या अपचयनकारी क्षमता भी कहते हैं। तो यहाँ पर जब CO2 का एसिमिलेशन होगा, स्वांगीकरण होगा, मींस जब CO2 को फिक्स किया जाएगा तो वहां पर रिडक्शन का काम, अपचयन का काम कौन करेगा? ये NADPH2। और जो ATP है, ATP के बारे में तो सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। दिस इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी। इसे क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी या फिर ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो ये ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी है। ये क्या करती है? अपने फॉस्फेट प्रोवाइड करती है ताकि जो फर्दर मीडिएटर कंपाउंड्स हैं वो बन सके। तो इस तरह से ये जो एसिमिलेटरी पावर है, इस एसिमिलेटरी पावर का यूज किया जाएगा। अब यूज कहाँ पर होगी? यूज होगी इन डार्क रिएक्शंस। डार्क रिएक्शन में यूज किया जाएगा या इसे हम कहते हैं अंधकार अभिक्रिया। डार्क रिएक्शन या अंधकार अभिक्रिया इसलिए कहलाती है बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट। ये लाइट पर, प्रकाश पर निर्भर नहीं करती है। मींस अगर लाइट हो तो भी रिएक्शन होगी और अगर लाइट नहीं होगी तो भी रिएक्शन होगी। दैट मीन्स लाइट का कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होता है। अगर हम किसी प्लांट को आफ्टर लाइट रिएक्शन अंधेरे में, अंधेरे कमरे में रख देते हैं तो भी उसमें डार्क रिएक्शन होगी, लेकिन लाइट रिएक्शन उसमें कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो डार्क रिएक्शन होगी। डार्क रिएक्शन में ये जो एसिमिलेटरी पावर है, इस एसिमिलेटरी पावर को यूज किया जाएगा। यूज करके जो CO2 है, इस CO2 को किस में कन्वर्ट किया जाता है? ग्लूकोज में। हम जब रिएक्शन पढ़ते हैं तो हम H2 और ऑक्सीजन भी लिखते हैं। H2O यूज होगा क्योंकि वही हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। तो वो H2O ब्रेक डाउन ऑलरेडी हो चुका है, वो हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ा। फोटोलाइसिस और वाटर होता है, जल का प्रकाश अपघटन। तो हमने ये पढ़ा है कि वहां पर H2O ब्रेक डाउन हो चुका है और उसके जो हाइड्रोजन है वही किसके पास में है? NADPH2 के पास में। और जो ऑक्सीजन निकलती है वो ऑक्सीजन भी फोटोलाइसिस के टाइम पर, प्रकाश अपघटन के टाइम पर निकल जाती है, जो कि एनवायरनमेंट में चली जाती है या फिर रेस्पिरेशन में यूज होती है। तो अब हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं कि CO2 से ग्लूकोज कैसे बनता है। देखें, जब हम बात करते हैं डार्क रिएक्शंस की
तो डार्क रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट साइकिल के बारे में हम पढ़ते हैं जिसे कहते हैं C3 साइकिल। इसे केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। तो याद रखिए C3 साइकिल या केल्विन साइकिल या इसे केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं या फिर इसे बायोसिंथेटिक रिएक्शन भी कहते हैं। जियोसंश्लेषण अभिक्रिया बायोसिंथेटिक रिएक्शन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इस रिएक्शन के अंदर एक बायोमोलिक्यूल जैवाणु का निर्माण होता है। तो C3 साइकिल मेनली हम यहाँ पर पढ़ते हैं। डार्क रिएक्शन में ये C3 साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही CO2 को फिक्स करके क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें ऑल्टरनेटिव पाथवे भी होता है, मींस ग्लूकोज बनाने के लिए C3 तो चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि C3 के अलावा भी ऑल्टरनेटिव पाथवे या कुछ एक ऑप्शन प्रेजेंट होता है और उस ऑप्शन को हम क्या कहते हैं, C4 साइकिल या फिर हैच एंड स्लैक साइकिल। इसे कहा जाता है हैच व स्लैक चक्र। तो हम यहाँ पर ये वाला चक्र भी पढ़ने वाले हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये साइकिल भी होगा, इसके अलावा भी कुछ और ऑल्टरनेटिव साइकिल या एक और ऑल्टरनेटिव साइकिल प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कैम साइकिल। इसका फुल नेम होता है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। हिंदी में इसको हम कहेंगे क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय। तो ये साइकिल भी होगा। ये जनरली जो सिक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं, जो मांसल पौधे होते हैं, जो क्रेसुलेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, इस तरह का साइकिल होगा क्योंकि इनके जो स्टोमेटा है वो दिन में बंद रहते हैं, रात में खुले रहते हैं। हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास में 3 साइकिल हैं और इन तीनों साइकिल में ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। याद रखें, चाहे C4 साइकिल हो, मींस अगर C4 साइकिल है तो C4 प्लांट में हो कहलाएगा, या फिर केम प्लांट हो या केम साइकिल हो, केम चक्र हो, इन दोनों में ही C3 साइकिल जरूर प्रेजेंट होगा। लेकिन वहां पर एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ये भी रहेगा कि C4 होगा फिर उसके साथ साथ C3 होगा, इसके अंदर भी C3 साइकिल प्रेजेंट होगा। एग्जाम पर्पज से हम बात करें तो इनमें क्वेश्चंस आ जाते हैं कि C3 C4 में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या कंपैरिजन है, या कैम साइकिल कहाँ उपयोग में आता है, किन प्लांट्स के अंदर होता है, इन प्लांट्स के एग्जांपल्स आपको याद रखने होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल के बारे में। डार्क रिएक्शंस में हम पढ़ेंगे C3 या केल्विन साइकिल। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल को केल्विन साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि केल्विन मेल्विन नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया और एक्चुअल में जो डार्क रिएक्शंस के बारे में बताया है, जो पूरा साइकिल कैसे होती है, वो किसने बताया है, केल्विन मेल्विन ने बताया है। डार्क रिएक्शंस को ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि ब्लैकमैन का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। बट याद रखिए जो कंप्लीट C3 साइकिल है, कैसे होता है प्लांट के अंदर, वो सब किसने बताया, केल्विन मेल्विन ने। इसे केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज और याद रखें, जो केल्विन साइकिल है, C3 साइकिल है या डार्क रिएक्शन है, होगी कहाँ पर, हमने पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। तो जो हरित लवक होता है, हरित लवक के स्ट्रोमा में, ग्रेना में तो कौन सी रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शंस होंगी, प्रकाश अभिक्रिया होंगी। तो जो स्ट्रोमा है जिसके अंदर लिक्विड है, उसके अंदर क्या होगा, ये C3 साइकिल होगा। देखिए बहुत सिंपली आप इसको समझ सकते हैं। ग्रेना के अंदर ATP NADPH2 बनाने की प्रोसेस हुई, हमने पढ़ा था थाइलेकोइड मेम्ब्रेन स्ट्रोमा की तरफ ATP और NADPH2 बनाती है। तो वो जो दोनों एसिमिलेटरी पावर है, स्वांगीकारी क्षमताएं हैं, वो यूज कहाँ होंगी, स्ट्रोमा में। अब स्ट्रोमा में काम क्या है, स्ट्रोमा में जो हमारे पास में 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है, इसे किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रोमा में ये रिएक्शन होती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के किसी भी पार्ट के अंदर ये रिएक्शन नहीं होती है। अच्छा, स्ट्रोमा में जो क्लोरोप्लास्ट है, वो क्लोरोप्लास्ट किसका है, मीजोफिल सेल्स का है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पर्णमध्योतक
या मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं जिसके अंदर ये रिएक्शन होती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं CO2 की, कि CO2 यहाँ पर ट्रैप होगी और यूज की जाएगी। तो ये CO2 ट्रैप कैसे होगी, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हम जानते हैं जो फोटोसिंथेसिस है, मैक्सिमम रिएक्शन कहाँ पर होती है, लीफ में या पर्ण में। और लीफ पर कुछ स्पेसिफिक पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। लीफ की दोनों सतह पर या एक सतह पर स्टोमेटा या छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है रंध्र या स्टोमेटा। एक हम स्ट्रक्चर इसकी थोड़ी समझ लेते हैं। स्टोमेटा की जो स्ट्रक्चर है, स्टोमेटा तो सिर्फ एक एपर्चर है, सिर्फ क्या है, एक छिद्र है, लेकिन उस छिद्र को कवर करने के लिए क्या होती हैं, दो सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दीज सेल्स आर कॉल्ड गार्ड सेल्स या रक्षक कोशिका। इन्हें रक्षक कोशिका भी कहते हैं और इन्हें द्वार कोशिका भी कहते हैं। तो आप कोई भी वर्ड इसका यूज कर सकते हैं। इंग्लिश में हम इन्हें गार्ड सेल्स ही कहते हैं। जो गार्ड सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स की इनर लेयर होती है थोड़ी सी थिक एंड इलास्टिक, और यही इनर लेयर है जिसकी वजह से स्टोमेटा जो है वो बंद या फिर ओपन रहते हैं। या तो वो क्लोज्ड होंगे या वो ओपन कंडीशन में होंगे। जब दोनों लेयर्स पास पास आ जाती हैं तो बंद हो जाते हैं, और जब दोनों लेयर्स थोड़ी सी दूर हो जाती हैं तो ये ओपन हो जाते हैं। ठीक है, जो गार्ड सेल्स हैं इनके पास में भी कुछ इस तरह से क्लोरोप्लास्ट हम बोल सकते हैं प्रेजेंट रहेंगे गार्ड सेल्स के। मीन्स गार्ड सेल्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है। इसके अलावा जो गार्ड सेल्स होती हैं उनके चारों तरफ इस तरह से पेंटागोनल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक्चुअल में एपिडर्मिस का ही पार्ट होती है। जो लीफ है, लीफ की हमने कहा सरफेस पर प्रेजेंट होगा, और सरफेस पर क्या होती है, सबसे पहले एपिडर्मिस, मेसोफिल तो अंदर है। तो एपिडर्मिस की सेल्स ही मॉडिफाई हो जाती हैं और क्या बनाती हैं, सब्सिडियरी सेल्स। इन्हें कहते हैं हम सब्सिडियरी सेल्स या फिर सहायक कोशिका। तो इस तरह से ये एक स्टोमेटा की स्ट्रक्चर होती है। जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर आता है तो सेल्स जो इनकी लेयर है, जो गार्ड सेल्स है, वो दूर हो जाती हैं और क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ये काम कब होता है, दिन में। और जब गार्ड सेल से पानी चला जाता है या कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो वापस से ये बंद हो जाता है। गार्ड सेल्स या फिर स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग हम ट्रांसपीरेशन, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के अंदर पढ़ेंगे। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से केल्विन साइकिल होगा, तो उसके लिए CO2 को फिक्स किया जाएगा, और CO2 को फिक्स करने का काम कहाँ, किसके थ्रू किया जाएगा, स्टोमेटा। स्टोमेटा से ही CO2 अंदर आती है, देन उसके बाद में रिएक्शंस होती हैं। तो अब हम यहाँ पर फाइनली ये पढ़ने वाले हैं कि केल्विन साइकिल में किस तरह से 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को लेकर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं से ग्लूकोज का एक अणु कैसे बनता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं C3 साइकिल केमिकल रिएक्शंस किस तरह से करता है उसके बारे में हम देखते हैं। C3 साइकिल जो है स्ट्रोमा के अंदर होगा, और स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है यहाँ पर एक कंपाउंड जिसका नाम है राइबोलोज 1,5-बिस फोस्फेट। राइबोलोज 1,5-बिस फोस्फेट इसको कहा जाता है। स्टूडेंट्स, केमिकल जो कंपाउंड्स हैं उनकी हिंदी में मैं नाम ज़्यादा नहीं लिख पाऊंगी ताकि हम इसको जल्दी कवर कर सकें, तो मैं आपको हिंदी में बोल रही हूँ ताकि आप उसको नोट कर सकें। राइबोलोज 1,5-बिस फोस्फेट है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड RUBP। इसे RUDP भी कहते हैं, राइबोलोज बिस फोस्फेट। दिस इज फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर। इसे कहा जाता है प्रथम CO2 ग्राही। तो CO2 को लेने का काम कौन करता है, ये राइबोलोज करता है। आप देख सकते हैं 1,5-बिस फोस्फेट यानी कि फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन पे फोस्फेट लगा हुआ है। दैट मीन्स ये जो कंपाउंड है ये कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का होता है। ठीक है, तो ये जो 5 कार्बन का कंपाउंड है, अब ये क्या करेगा, CO2 को फिक्स करेगा। ये CO2 को इसने फिक्स किया। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर केमिकल्स आप याद रख सकेंगे, कंपाउंड्स आपको इजीली याद हो जाएंगे, बट
जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा रहता है, और किसके बाद क्या बन रहा है, कौन कब कब ATP यूज होगा, कब NADPH2 यूज होगा, ये हमें याद रखना है। तो बहुत इजीली हम इसको समझेंगे। देखें CO2 के पास में क्या है, एक कार्बन है, और RUBP के पास में क्या है, 5 कार्बन प्रेजेंट है। तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 6 कार्बन। जब ये दोनों बाइंड होते हैं तो यहाँ पर बनता है एक कंपाउंड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कॉमनली इसे कहते हैं 3PGA। शॉर्ट फॉर्म्स इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको शॉर्ट फॉर्म से इजीली याद हो जाए। तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। नाम से पता चल रहा है कि ग्लिसरिक एसिड है जिसके 3rd कार्बन पर क्या है, यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ा है। दैट मीन्स इसके अंदर टोटल कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। अब आप देखिए कि एक यहाँ से आया, 5 यहाँ से आए, 6 कार्बन 2 मॉलिक्यूल के जुड़े, और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो तो कितने कार्बन का बन रहा है, 3 कार्बन का बन रहा है। तो इसलिए इसके कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल। जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं, जो 6 कार्बन हैं, वो 6 कार्बन 6 कार्बन टूट गए हैं 3-3 के 2 ग्रुप में, और इन्होंने क्या बनाया है, 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाए हैं, जिसका नाम क्या है, PGA। अब आप देखें कि हमने जब फोटोसिंथेसिस की बात की है तो CO2 में एक मॉलिक्यूल काम नहीं आता, बल्कि कितने मॉलिक्यूल काम आते हैं, 6 कार्बन का 6 मॉलिक्यूल काम आते हैं। CO2 के 6 मॉलिक्यूल काम आएंगे तो ऑब्वियसली जो RUBP है इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स काम आने चाहिए, 6 मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल आया तो PGA के 2 बने। जब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल आए तो जस्ट डबल बनने वाले हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 12 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें कोई डाउट रहता है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि RUBP जो है उसके पास 5 कार्बन है, CO2 के पास 1 कार्बन है, 6 कार्बन हो गए, 6 कार्बन से 2 PGA बनते हैं। तो अगर यहाँ पर 6 CO2 और 6 ही क्या हो, RUBP, तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 12 मॉलिक्यूल ऑफ PGA। ये याद रखें। अब यहाँ से ही एक और क्वेश्चन बनता है तो वो भी आप ध्यान दें। रिएक्शन हो रही है, केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शन हो रही है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब केमिकल रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड बायोकेमिकल रिएक्शन। जब किसी भी जीव के अंदर, सजीव के अंदर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसे बोलते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया। और जैव रासायनिक अभिक्रिया कभी भी किसी एंजाइम के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, और ये जो एंजाइम है इस एंजाइम को क्या कहते हैं, रुबिस्को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सल है। मीन्स ऐसा कोई प्लांट नहीं होगा, चाहे वो एल्गी हो या फिर एंजियोस्पर्म, जिसके अंदर रुबिस्को नहीं होता हो। तो रुबिस्को है, रुबिस्को, राइबुलोज, बिस। फॉस्फेट वर्ड यूज नहीं करते हैं। C और O का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। C मीन्स कार्बोक्सिलेज, C का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलेज, और O का मतलब होता है ऑक्सीजनेज। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर CO2 की बाइंडिंग हो रही है, CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, CO2 को स्थिरीकृत करना है। तो CO2 को स्थिरीकृत करना है, दैट मीन्स क्या करना है, कार्बोक्सिलेशन करना है। कार्बोक्सिलेशन करने के लिए रुबिस्को का जो कार्बोक्सिलेज वाला पार्ट है वही यूज होता है। O का मतलब ऑक्सीजनेज है, मींस ऑक्सीजन को फिक्स करना है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का तो कोई यूज ही नहीं हो रहा है अभी। ऑक्सीजन तो इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, तो इसलिए ऑक्सीजन का यहाँ पे कोई यूज नहीं होगा। तो यहाँ फिलहाल जो एंजाइम रुबिस्को का पार्ट यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, राइबुलोज बिस कार्बोक्सिलेज या राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। तो आपको याद रखना है कि रुबिस्को एंजाइम के 2 पार्ट होते हैं, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। यहाँ पर कौन सा यूज हो रहा है, कार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो RUBP CO2 को बाइंड करेगा, PGA बनाएगा, रुबिस्को एंजाइम हेल्प करेगा, और ये जो कंप्लीट रिएक्शन है, दिस कंप्लीट रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन या कार्बोक्सिलीकरण। इसे कहा जाता है कार्बोक्सिलीकरण, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, CO2 को बाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारी होगी फर्स्ट रिएक्शन। ये जो PGA है, इस PGA का नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है, इस सेकंड स्टेप को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, या इसको कहेंगे फॉस्फोरिलीकरण।
फॉस्फोराइलेशन या फॉस्फोरिलीकरण ये क्या होती है, सेकंड स्टेप होगी, सेकंड प्रोसेस होगी। अब फॉस्फोराइलेशन या फॉस्फोरिलीकरण नाम आया, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फेट जुड़ेगा। अब हमारे पास में जो फॉस्फेट का डोनर है, मीन्स जो फॉस्फेट प्रोवाइड करेगा, जो फॉस्फेट देगा वो कौन होता है, एटीपी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एटीपी को यूज किया जाएगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट है, एक ही फॉस्फेट चाहिए तो क्या होगा, डाइफॉस्फेट बच जाएंगे। एक फॉस्फेट निकल गया तो क्या बचा, यहाँ पर 2 फॉस्फेट बचे हैं। अब आप देखें पीजीए के एक मॉलिक्यूल को एक फॉस्फेट चाहिए, बट हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं, 12 है ना, तो एटीपी भी कितने चाहिए होंगे, 12। जब 12 एटीपी चाहिए तो एडीपी भी कितने बनेंगे, 12 ही बनेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि जो पीजीए है, पीजीए के 3rd कार्बन पर ऑलरेडी फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, और हमेशा जो एडिशनल ग्रुप होते हैं, जो एक्स्ट्रा ग्रुप होते हैं, वो पहले मार्जिन्स पर जुड़ते हैं, बीच में नहीं जुड़ पाते, बीच वाले कार्बन पे नहीं जा पाते। तो 3rd कार्बन पर ऑलरेडी है, अब किस पे चला जाएगा, 1st कार्बन पे, तो ये बन जाएगा 1,3 डाई पीजीए। हम पीजीए यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो 1,3 डाई पीजीए यहाँ पर बनेगा। कितने मॉलिक्यूल्स बनने वाले हैं यहाँ पर, 12 मॉलिक्यूल। फॉस्फेट का एडिशन हुआ है तो सिंपली कौन सा एंजाइम यूज में आता है, फॉस्फेटेज एंजाइम। फॉस्फेटेज एंजाइम का यहाँ पर यूज होगा। तो जैसे जैसे रिएक्शंस हो रही है वैसे एंजाइम्स के नाम होंगे। यहाँ बन गया 1,3 डाई पीजीए। अब ये जो 1,3 डाई पीजीए है, ये 1,3 डाई पीजीए कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, 1,3 डाई PgAl। सॉरी, इसको थोड़ा सा हम इलैबोरेट करके लिखते हैं कि ये जो 1,3 डाई पीजीए है, ये 1,3 डाई पीजीए कन्वर्ट हो जाता है 1,3 डाई फॉस्फो ग्लिसरेल्डिहाइड। क्या बनाएगा, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। अब आप देखें 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, पहले तो एसिड था, यानी कि कौन सा ग्रुप था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। अब क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, मींस कौन सा ग्रुप आ गया है, CHO ग्रुप आ गया है। तो ये कन्वर्जन कैसे हुआ, जो एसिड था, एसिड से एल्डिहाइड कैसे बना। तो याद रखें यहाँ पर यूज होगा कौन, NADPH2। H प्लस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, NADPH2। ये जो NADPH2 है, ये क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन यानी कि जो अपने प्रोटॉन्स है वो किसको दे देगा, इस एसिड को दे देगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। जब इसने अपने H2 ग्रुप को दे दिया या H+ को दे दिया तो यहाँ क्या बनेगा, NADP+। अब अगेन जो डाई पीजीए है उसके कितने मॉलिक्यूल हैं, 12 मॉलिक्यूल्स। तो एक डाई पीजीए को क्या चाहिए, एक NADPH2, और 12 को कितने चाहिए होंगे, 12 NADPH2। NADP+ भी 12 बनेंगे, और फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड भी कितने बनेंगे, 12 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, अब एंजाइम की बात करते हैं। देखें ये जो NADPH2 है, इसका क्या हुआ है, डीहाइड्रोजिनेशन हुआ है। तो यहाँ पर जो एंजाइम काम आएगा उसको हम क्या कहेंगे, डीहाइड्रोजिनेज। आप पूरा वर्ड यूज कर सकते हैं, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। हम यहाँ पर इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, डीहाइड्रोजिनेज। तो इस तरह से यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा। फॉस्फोराइलेशन हुआ था, फॉस्फेट ऐड हुआ था, डीहाइड्रोजिनेशन हुआ है, लेकिन जो पीजीए है मींस ग्लिसरिक एसिड है, उसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, रिडक्शन या अपचयन। तो यहाँ पर इस तरह से अपचयन, तो पहले हुआ था कार्बोक्सिलेशन, फॉस्फोराइलेशन, नेक्स्ट रिडक्शन। आगे देखें जो फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड है, अब उसका क्या होगा, देखें इसके पास में क्या है, 2 फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये जो फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड है ये क्या करेगा, अपना फॉस्फेट रिलीज करेगा। उससे पहले एक और चीज याद रखिए, जैसे हमने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को पीजीए कहा, वैसे ही इसको क्या कहा जाता है, PgAl। कार्बन में कोई चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है, दैट मीन्स इसके पास भी कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन, पीजीए के पास भी 3 कार्बन थे। ठीक है, तो 12 मॉलिक्यूल्स बन गए इसके। अब फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड का नेक्स्ट क्या होगा, ये जो फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड है ये क्या करता है, अपना फॉस्फेट रिलीज करेगा। कहाँ से, 1st कार्बन से, क्योंकि यहाँ से इजीली रिलीज हो जाएगा।
तो ये जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड था, अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, बिकॉज फर्स्ट कार्बन से जो फॉस्फेट ग्रुप है वो रिलीज हो चुका है, जो पहला कार्बन है उससे फॉस्फेट को इसने हटा दिया है। अब फॉस्फेट हटेगा तो कहीं तो जाएगा, फॉस्फेट जब रिलीज होगा तो फॉस्फेट एटीपी नहीं बना सकता, बिकॉज डार्क रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन में कहीं भी एटीपी का फॉर्मेशन अब नहीं होगा। तो क्या होता है, ये जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है जब ये फॉस्फेट को रिलीज करता है तो ये रिएक्शन किसके साथ में कर लेता है, वाटर के साथ में, और वाटर के साथ में रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, H3PO4। तो इस तरह से यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल का यूज होगा और यहाँ पर क्या होगा, H3PO4 मींस फॉस्फोरिक एसिड रिलीज हो जाएगा। ये फॉस्फोरिक एसिड वापस से स्ट्रोमा में चला जाता है। देखिए जब डाई PGL के 12 मॉलिक्यूल्स थे तो PGL के भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 12 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो H3PO भी कितने रिलीज होंगे, 12 ही रिलीज होंगे। तो इस तरह से आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। तो अब हम आगे देखते हैं, जो PGL है ये बन चुका है, अब यहीं से ट्विस्ट आ जाता है, यहीं से जो कन्फ्यूजन है वो होती है, बिकॉज यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाएंगी। 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGL है, मीन्स जो एक PGL है उसके पास में 3 कार्बन है और हमें यहाँ पर क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है, और ग्लूकोज के पास में कितने कार्बन होते हैं, 6। तो हमें तो सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल चाहिए PGL के, बाकी के जो 10 मॉलिक्यूल हैं उनका यूज नहीं होगा, यहाँ पर ग्लूकोज बनाने में उनका यूज नहीं होगा। तो फिर वो कैसे काम आएंगे, तो हम क्या करते हैं, जो PGL है इसको 2 टुकड़ों में बांट देते हैं, इसके 10 मॉलिक्यूल को अलग कर दिया और इसके 2 मॉलिक्यूल्स को अलग कर दिया, ठीक है। जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, फिर से RUBP बनाते हैं, क्योंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो RUBP यूज हो गया, अब RUBP वापस भी तो बनना जरूरी है, अदरवाइज जो CO2 है उसको फिक्स कौन करेगा, क्योंकि CO2 के सिर्फ 6 ही मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, ग्लूकोज तो बार बार बनेगा तभी तो स्टार्च बनेगा। तो इसलिए RUBP को क्या किया जाता है, रीजनरेट किया जाता है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रीजनरेशन या पुनर्जनन, ठीक है। किसका पुनर्जनन होगा, यहाँ पर जो RUBP है इसका कौन करेगा, PGL के 10 मॉलिक्यूल्स करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम आगे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं ये आगे जाकर फर्दर रिएक्शंस करके क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। और कितना मॉलिक्यूल, ओनली 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि जो PGL है उसके पास 3 कार्बन है तो उसके 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे, 6 कार्बन बनाएंगे और क्या करेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी कुछ प्रोसेस थी। 11th की NCERT के अंदर आपको ये थोड़ा शॉर्ट में मिलेगा, बट अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं, नेट के स्टूडेंट हैं या फिर BSc MSc कर रहे हैं तो आपको सारी रिएक्शंस याद रखनी होंगी, बिकॉज एग्जाम में ये ज़रूर पूछा जाता है। किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंजाइम पूछ सकते हैं या अदर कुछ पूछ सकते हैं। तो ये अभी हमारा जो C3 साइकिल है उसकी कुछ स्टेप्स हमने पढ़ी हैं। अब हम फर्दर 2 रिएक्शंस और पढ़ेंगे, 2 स्टेप्स और पढ़ेंगे। PGL के 2 मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ और PGL के 10 मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ।